चलिए चलिए। हाँ, मैं भी समझ गया। चलो, तो कहां तक पढ़ा था हम, क्या पढ़ रहे थे बताइए। मुझे वैसे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप वापस घर पे इसका रिवीजन करते हैं। ठीक है। जियोग्राफी सब्जेक्ट बहुत बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसलिए रिवीजन कर लेते हैं तो याद हो जाता है। क्योंकि आपको कल्चर भी तो याद करनी होती है ना, हिस्ट्री भी आपको पढ़नी होती है, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं। हाँ बलवंत, दोनों में गति बहुत तेज है। ठीक है। जितेंद्र वर्मा सर, कल्चर की क्लास क्यों नहीं हुई थी ना? कैसे नहीं हुई? सुबह सुबह हुई भाई, 8 बजे। हाँ। चलिए, हम चर्चा कर रहे थे, देखिए, हम पढ़ रहे थे आपके राजस्थान का भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में हम पढ़ रहे हैं पहला भौतिक प्रदेश, जिसका नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में हम पहला भाग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश। इसी सूक्ष्म के अंदर हम जिस भाग के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और इसी बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में, यानी कि रेत के टिल्ले जो हवाओं के साथ बदलते रहते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसके अंदर कल हमने अनुदेधर्य, अनुप्रस्थ, बरखान, तारा, ऐसे बहुत सारे बालू का स्तूपों के बारे में चर्चा की थी। कुछ ऐसे बालू का स्तूप जो कल नहीं पढ़ पाए, उनको आज हम पढ़ते हैं। तो जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट अगले वाला जो बालू का स्तूप है वो है आपके सामने पेराबोलिक बालू का स्तूप। इसको समझिएगा, कौन सा है? पेराबोलिक बालू का स्तूप। कल घर जाकर पढ़ा तो कुछ कुछ समझ में आया, बाकी वाला आज आ जाएगा। ठीक है। हाँ, ऐसे शाबाश। पेराबोलिक बालू का स्तूप, ये कैसे बनता है इसको समझिए। देखिए, जैसे ये आपके सामने पेड़ है। ठीक है। हवाओं हवाएं जब तेज गति से चलती है, और हवाएं जब चलती है तेज गति से, तो अपने साथ में वो मिट्टी के कण लेकर चलती है। यदि उन हवाओं के बीच में बड़े पेड़ पौधे आ जाते हैं, तो आप देखते हैं कि इस प्रकार यहां से रेत जमना शुरू होती है, जो इस प्रकार से जमते रहती है ना। देखते हैं कभी आप? जैसे आपके घर में यहां पर एक नीम का वृक्ष है, और बहुत तेज हवाएं चली, तो आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में इस प्रकार से यहां पर ऐसे रेत जमा होती है यू आकार की। किस आकार की? यू आकार की। बाकी ये जो आकार आपको दिख रहा है, ये होता है महिलाओं की जो हेयरपिन होती है ना, उसके समान। ठीक है। तो इस प्रकार से, तो पेराबोलिक बालू का स्तूप कब बनेगा? जब हवाओं का चलन होगा और बीच में क्या आ जाएंगे? पेड़ पौधे। तब जो बालू का स्तूप बनेगा वो कौन सा है? पेराबोलिक बालू का स्तूप। अब यहां पर आपके एग्जाम के लिए क्या है? सबसे पहली बात तो ये हो गई कि बड़े पेड़ पौधों के पास में बनने वाला बालू का स्तूप कौन सा है? पेराबोलिक बालू का स्तूप। दूसरी बात आपको पूछे, महिलाओं के हेयरपिन के समान बालू का स्तूप कौन सा है? पेराबोलिक बालू का स्तूप। और ये जो पेराबोलिक बालू का स्तूप है, ये आपको हमारे राजस्थान के संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। ठीक है। बस इसकी 3 बातें हैं। समझ में आई? आ गई ना? ठीक है। तो खासकर आपको 3 बातें याद रखनी है। देखो, एक तो पेराबोलिक बालू का स्तूप लिखिए, बड़े
पेड़ पौधों के पास बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप। दूसरी बात, इनका आकार है महिलाओं की हेयर पिन के समान, महिलाओं की हेयर पिन के समान। और दूसरी बात आपको कोष्टक में लिखना है ये आकार, ठीक है, इस आकार से बनता है। इस प्रकार से बनता है। और दूसरी बात याद रखिएगा, संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में ये आपको मिलेंगे, संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में निर्मित। लिखिए, ये उतार लीजिए, ठीक है। नहीं नहीं, आवाज बंद नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। दीपक कुमार, ऐसे क्यों? क्लास, अच्छा, 2 दिन से नहीं, शायद 1 दिन से नहीं हुई हुई थी, आज हो जाएगी, ठीक है दीपक। आरती होगी, क्लास होगी, ठीक है। ये लिख लिया, पैराबोलिक बालू का स्तूप हो गया। हाँ, वो भी देख लिया करो, सुबह यूट्यूब पर 7 बजे क्लास होती है, गलती से वो भी देख लो। हाँ गौतम, ये भी हम करेंगे, ठीक है। चलो, ये लिख लिया, पैराबोलिक बालू का स्तूप लिख लिया सबने? समझ में आ गया क्या है? बड़े पेड़ पौधे हैं, जब हवाएं चलती है तो आपको पता होगा, जैसे एक एग्जांपल दूं आपको, देखो सुनो। आपके घर में जैसे नीम का बहुत बड़ा वृक्ष है, हवाएं जब चलती है आंधियों वाली, मिट्टी के कण के साथ में, तो आप देखते हैं कि नीम के जो पत्ते होते हैं ना, उन पे भी मिट्टी जम जाती है। तो जब नीम के पत्तों पर मिट्टी जम सकती है, तो उस पौधे के आसपास में जो मिट्टी जमा होगी इस प्रकार की, वो कौन सा बालू का स्तूप है? पैराबोलिक बालू का स्तूप। अगला देखिए, अगला है सब्र काफिज। अब देखिए, सब्र काफिज बालू का स्तूप क्या है। देखिए, सब्र काफिज बालू का स्तूप की यदि मैं बात करूं तो देखिए इस प्रकार से,
ये इधर देखो एक बार, शबर काफिज बालू का स्तूप क्या है? ये क्या है? छोटी झाड़ियां, छोटी छोटी झाड़ियां होती है ना, ये जो छोटी झाड़ियां हैं, आप देखते होंगे यहां पर इसके आसपास में इस प्रकार से देखते ही देखते मिट्टी का जमा हो जाता है, होता है ना, इधर भी हो जाता है, कभी इधर भी हो जाता है, इधर दोनों ओर से, ठीक है। इस प्रकार के बालू का स्तूप को क्या बोलते हैं? सब्र काफिज बालू का स्तूप। और हमारे राजस्थान में जहां जहां ऐसी छोटी छोटी झाड़ियां हैं, वहां वहां पर ये बालू का स्तूप बनेगा। और राजस्थान के प्रत्येक जिले में इस प्रकार की छोटी छोटी झाड़ियां आपको देखने को मिलेगी, मिलेगी ना। और उसी छोटी झाड़ी के पास में आप देखेंगे मिट्टी का जमाव होगा। वो जो मिट्टी का जमाव है छोटी झाड़ियों के पास में, उसी बालू का स्तूप को क्या बोलते हैं? सब्र काफिज बालू का स्तूप, ठीक है। अब देखिए, छोटी झाड़ियों के दोनों तरफ बालू का स्तूप बन जाते हैं, लेकिन छोटी झाड़ियों के एक तरफ बनने वाला बालू का स्तूप क्या कहलाता है? नब्बेक बालू का स्तूप। ये मैं लिखा दूंगा आगे अभी। तो सब्र काफिज बालू का स्तूप क्या हुआ? याद रखिएगा, छोटी छोटी, लिखो, छोटी छोटी, हाँ हाँ, झाड़ियों के साथ या झाड़ियों के पास बनने वाला बालू का स्तूप क्या कहलाता है? सब्र काफिज बालू का स्तूप। और याद रखिएगा, ये संपूर्ण राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में निर्मित, संपूर्ण राजस्थान में निर्मित। यूट्यूब पर कौन सी क्लास होती? ओहो हो, सुबह 7 बजे कोटिले क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर 7 बजे क्लास होती है राजस्थान की, जिसमें संपूर्ण राजस्थान और करंट की बातें करते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। ये दीपक कुमार, वो बुक आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। लिख लिया? अब बस एक नोट करके, अभी हमने क्या पढ़ा कि छोटी झाड़ियों के दोनों तरफ बनने वाला बालू का स्तूप क्या है? सब्र काफिज। लेकिन आपको पूछे ऐसा कभी कि झाड़ियों के एक तरफ बनने वाला बालू का स्तूप क्या कहलाता है? नोट करके लिखो। और वैसे ये जो लिख रहे हैं कि झाड़ियों के एक तरफ, यानी कि खेतों में जो मेड़बंदी की जाती है ना, खेता में बाढ़ करिएगा ना चारों ओर, तारबंदी जिसे बोलते हैं, उसके चारों ओर बनने वाला बालू का स्तूप भी क्या कहलाता है? याद रखिएगा, वो यही है, नब्बेक बालू का स्तूप। लिखो, नेबक बालू का स्तूप है, ठीक है। लिखिएगा, झाड़ियों के एक तरफ बनने वाला बालू का स्तूप। वैसे कहां बनेगा ये? खेतों की मेड़बंदी होती है ना,
पास बनने वाला बालू का स्तूप। लिख लिया? लिखे आगे? चलिए आगे। अब देखिए, अब एक बालू का स्तूप है आपके सामने जिसका नाम है नेटवर्क। नेटवर्क बालू का स्तूप। इसको देखिएगा, ये जो नेटवर्क बालू का स्तूप है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान। यहां पर है राजस्थान, यहां है हरियाणा। ठीक है, याद रखिएगा, हनुमानगढ़ और हरियाणा के बीच में बनने वाला बालू का स्तूप क्या कहलाता है? नेटवर्क बालू का स्तूप। हरियाणा में दो स्थान हैं, हिसार और भिवानी। हनुमानगढ़ और हिसार के मध्य बनने वाला बालू का स्तूप क्या कहलाता है? नेटवर्क बालू का स्तूप। बस इतना याद रखना है। लिखिएगा, हनुमानगढ़ वे हिसार भिवानी कहां पर है? हरियाणा में। तो हनुमानगढ़ और हरियाणा के मध्य बनने वाला बालू का स्तूप क्या कहलाता है? नेटवर्क बालू का स्तूप। क्योंकि राजस्थान में भी मरुस्थल है और हरियाणा में भी क्या है? मरुस्थल ही है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात, 4 राज्यों में मरुस्थल का प्रसार है। पढ़ा है ना हमने? हाँ, तो वो हनुमानगढ़ और हरियाणा के बीच में जो बालू का स्तूप बनता है उसे आप क्या बोलते हैं? नेटवर्क बालू का स्तूप। वन लाइनर क्वेश्चन है, बस इतना आ सकता है। ठीक है, हाँ, वो भी क्लास से शुरू होगी, चिंता मत करिए आप। पैराबोलिक बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं? संपूर्ण मरुस्थल में। जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर सब्र काफी मिलेंगे आपको, संपूर्ण राजस्थान में। और ये नेटवर्क बालू का स्तूप, ये है हनुमानगढ़ से लेकर हरियाणा, जिसके अंदर हिसार और भिवानी जो स्थान है ना, इनके मध्य बनने वाले बालू का स्तूप नेटवर्क बालू का स्तूप। सबसे तेज गति से चलने वाला बरखान है। अर्धचंद्राकार भी कौन सा है? बरखान। बरखान ही किस प्रकार का बालू का स्तूप है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। शीप किस प्रकार का बालू का स्तूप है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ठीक है, वो सारी बातें वैसे आपको पता ही है, मैं तो क्या ही बताऊं। तो ये याद रखना, कौन सा? नेटवर्क बालू का स्तूप। ठीक है, लिख लिया? अब देखो, अब है आपके सामने अर्घ, या इसे ही क्या बोलते हैं? इर्घ। एक आपने नाम सुना है क्या? इंसेलबर्ग, ये नाम सुना है कहीं?
तो ये मरुस्थल में पाई जाने वाली चट्टानी भाग क्या कहलाता है? इंसेलबर्ग। याद रखना, एक बार पूछा था कि निम्न में से राजस्थान में पाए जाने वाला बालू का स्तूप नहीं है, तो उसमें ऑप्शन था अर्ग, बरखान, शीप और इंसलबर्ग। तो ये क्या है? ये मरुस्थल में चट्टानी भाग है। ठीक है, इसको मैं कहीं साइड में डाल देता हूं। ठीक है, बस याद रहेगा ना? इसको समझो आप पहले, इसको और बाद में लिखा दूंगा मैं। अर्ग या फिर इर्ग। देखो ये क्या होता है? अर्ग या इर्ग होता है वनस्पति रहित क्षेत्र। सोचिए, हम मरुस्थल पढ़ रहे हैं और मरुस्थल में वनस्पति रहित क्षेत्र क्या कहलाता है? इसको और साधारण भाषा में आप क्या कहेंगे? मरुस्थल पढ़ रहे, और मरुस्थल में वे भाग जो वनस्पति रहित है, जहां पर एक भी वनस्पति नहीं है, वो है आपके रेतीला मरुस्थल। केवल क्या है? रेत ही रेत है। हाँ, तड़प तड़प के इस दिल से आहा निकलती रही, मुझको ये सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया। वो जो सॉन्ग है ना, वो इसी रेतीले मरुस्थल पर बैठकर गाया था सलमान खान ने। सलमान खान ने तो क्या गाया? गाय गाने वाले गाया, अप्लाई उस पर किया गया था ना। तो वो इसी धोरों पर, ये जो अर्घ है, ये फिल्मों के अंदर दर्शाने वाले क्या है? दृश्य हैं। तो याद रखना, ये वही है जिसे आप क्या बोलते हैं? रेतीला मरुस्थल, वनस्पति रहित क्षेत्र। रेतीला मरुस्थल क्या कहलाता है? अर्घ। ठीक है, इसी अर्घ यानी कि रेतीले मरुस्थल को, अब देखिए इसको कहीं पर और कनेक्ट करते हैं हम। कहां पर? देखिए, एक हमने पढ़ा है चट्टानी मरुस्थल, पता है आपको? पढ़ा है ना? एक हमने पढ़ा था चट्टानी मरुस्थल, याद कीजिए आप। और चट्टानी मरुस्थल जिसे क्या कहते हैं? हमादा। और एक हमने पढ़ा था, ये अभी कौन सा? रेतीला मरुस्थल। और रेतीला मरुस्थल क्या कहलाता है? अर्घ। यानी कि चट्टानी मरुस्थल तो कहलाता है हम्मादा, और रेतीला मरुस्थल क्या कहलाता है? अर्घ। यदि इन दोनों को जोड़ देंगे, हम्मादा प्लस अर्घ, तो ये बन जाएगा रेग। ये क्या बन जाएगा? रेग। और रेग क्या होता है? तो याद रखिएगा, मिश्रित मरुस्थल। पहले तो ये बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये रेग क्या है? क्या है रेग? मिश्रित मरुस्थल। मिश्रित मरुस्थल का मतलब चट्टानी प्लस, अब यहां पर चट्टानी ना आकर पथरीला आ सकता है। पथरीला और रेतीला दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? रेग। यानी कि जियोग्राफी की शब्दावली में यदि आपको ऐसा पूछा जाए कि निम्न में से हम्मादा और अर्घ निम्न में से किस प्रकार के मरुस्थल का निर्माण करते हैं, तो वहां पर ऑप्शन में आएगा रेग। आया समझ? आया? नेक्स्ट, इधर आओ वापस। तो अर्घ पता चल गया या इर्ग पता चल गया? वनस्पति रहित क्षेत्र बोल सकते हैं आप क्या? रेतीला मरुस्थल। इसी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? अर्घ का ऊपरी भाग कहलाता है टिल्ला। क्या कहलाता है? टिल्ला। कैसे? देखो, ये चर्चा हम कर रहे हैं बिल्कुल रेतीले मरुस्थल की। जैसे इस प्रकार से कोई मरुस्थल है आपके सामने, ये क्या है? पूर्णतः मरुस्थल। ठीक है,
अब ठीक लग रहा है, अब मरुस्थल की फीलिंग आ रही है ना। बस इस फीलिंग के लिए ये बनाया गया है। ये क्या है आपका है अर्घ, रेतीला मरुस्थल, जो कि वनस्पति रहित क्षेत्र है, यहां पर वनस्पति है ही नहीं। तो इस अर्घ का जो ऊपरी भाग है ये देखिए, ये जो ऊपरी भाग है इसे क्या बोलते हैं, टिल्ला। इसे भी क्या बोल सकते हैं आप, टिल्ला। तो अर्घ का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, टिल्ला। और दो टिल्लों के बीच का जो भाग है इसे क्या बोलते हैं, धोरा। दो टिल्लों के बीच का भाग क्या कहलाता है। और हमारे राजस्थान में धोरों के लिए स्थान है सम, इसीलिए आप पढ़ते हैं सम के धोरे राजस्थान में किस जिले के प्रसिद्ध हैं, जैसलमेर के आते हैं। और सम के धोरे ही आपको बहुत सारी फिल्मों के अंदर दर्शाए हुए मिल जाएंगे, जैसा अभी आपको बताया। हम्म। तो ऊपरी भाग क्या कहलाता है, टीला। फिर यहां पर लिखते हैं आप, दो टिल्लों के मध्य का भाग क्या कहलाता है, धोरा। आज पता चला होगा धोरा ये होता है, आप सोच रहे थे धोरा ये होता है ना। दो टिल्लों के बीच का भाग क्या कहलाता है, धोरा, याद रखिएगा, ठीक है। और अगली लाइन से, धोरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, धोरों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है सम। सम के धोरे, और सम के धोरे जैसलमेर। बताओ ये पूरी बात समझ में आई कि अर्ग और इर्ग क्या होता है, ये आई पूरी बात समझ में। बात ये भी समझ में आ गई। तो पहले तो उतारना है ये, फिर उतारना है ये, उतारो। कारवा भी बोल सकते ना, कारवा ऐसे नहीं बोल सकते, देखो सुनो फिर, कारवा इसे नहीं बोल सकते, हम कारवा इसे बोल सकते हैं। ये जैसे, फिर इधर से ऐसे, इन दोनों के बीच के कॉरिडोर को क्या बोलते हैं, कारवा। बीच का कॉरिडोर क्या कहलाता है, कारवा या घासी। जबकि इन दोनों के बीच का भाग क्या कहलाता है, धोरा। ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, टिल्ला। समझ गए। उतारिए इसको। हाँ बिल्कुल दीपक, चिंता ही मत करिए। आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है काफी है आपके लिए। बस ये थ्योरी पढ़नी है, और इसके अलावा प्रैक्टिस करनी है आपको एमसीक्यू बुक से, ठीक है। और एमसीक्यू बुक जो भी आपके पास में हो, और नहीं है तो मैं प्रचार कर देता हूं भाई अपनी ही बुक का। नहीं है तो पीआरपी की बुक आती है ना, इसके अंदर आज तक जितने एग्जाम हुए हैं उन सब के एमसीक्यू है आपके टॉपिक वाइज, ठीक है। बस वो सोल्व करनी है, ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहे, ये पता चलता रहे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं।
लिख लिया। इंसलबर्ग होता है मरुस्थल का चट्टानी भाग। मरुस्थल में जो चट्टानी भाग होता है ना, उसे बोलते हैं आपके इंसलबर्ग। ठीक है, चित्र भी बनाना क्या? नहीं नहीं, आपको जो उचित लगे, आपको ठीक लगे तो चित्र बना लीजिए ताकि समझने में आसानी हो। और नहीं बनाएंगे तो भी थ्योरी में ऐसी बातें मैंने आपको लिखा रखी है कि ये थ्योरी पढ़ के आप चित्र बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, हर विला शारदा पढ़ाएंगे ना, शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित, बिल्कुल पढ़ाएंगे। चलिए आगे चलूं मैं। तो ये आपके कंप्लीट हो चुका है कौन सा? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब हम एक बार फिर वहां चलते हैं। आप पेज पलटिएगा, कॉपी के पेज पलटिए और वहां पर आइए जहां पर हमने पढ़ना शुरू किया था, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जहां पर हमने हेडिंग लगाई थी। यस, यही, इसी को आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपको लिखा रखा है मरुस्थल का विभाजन। और मरुस्थल का विभाजन हमने दो भागों में किया था। एक किया था सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा किया था अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश। सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश को भी हमने दो भागों में बांटा, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब आपने जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे जो आपको लिखना है, हेडिंग डालिए, वो है आपके, हेडिंग डालिए अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश। और अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश, इसी का दूसरा नाम है बांगर प्रदेश। क्या नाम है? बांगर प्रदेश। बांगर और खादर क्या होता है? बांगर और खादर क्या होता है? खादर और बांगर क्या होता है, ऐसे बता दो भाई। बांगर वे खादर का पता नहीं है, कोई नहीं। खादर वे बांगर क्या होता है ये बता दो। शाबाश। खादर और बांगर क्या होते हैं? देखो, दोनों ही वे बातें हैं जो नदियां मिट्टी लेकर आती है, लेकिन ऐसी मिट्टी जो नदी बहुत पहले लाई थी, जिसे बोलते हैं आप पुराना जलोढ़क। तो पुराना जलोढ़क तो क्या कहलाता है? बांगर। और नवीन जलोढ़क क्या कहलाता है? याद रखिएगा, खादर। बांगर मतलब क्या है? पुराना जलोढ़क। अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश को क्या नाम दिया गया है? बांगर प्रदेश। क्यों दिया गया है? क्योंकि यहां पर क्या है? पुराना जलोढ़क। कैसे पुराना जलोढ़क? तो देखिए वो है ऐसे, ये आपके सामने देखिए राजस्थान का मैप है। इस मैप के अंदर आप देखेंगे ये क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? घग्गर। तो यहां पर कौन सा पुराना जलोढ़क बना? घग्गर। अभी थोड़ी शुरू हुई है, आप जब जन्म ही नहीं लिए थे तब है ये। तो ये कौन सा हो जाएगा? घग्गर बेसिन। इसके अलावा जैसे चूरू, झुंझुनू, शिक्कर, नीम का थाना, यहां पर एक नदी है जिसका नाम क्या है? कांतली। यह भी बहुत पुरानी है, पुराना जलोढ़क। इसके अलावा नागौर, अजमेर और बीकानेर, ये थोड़ा थोड़ा भाग है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर अजमेर का भाग, अजमेर का भाग अरावली में आता है, थोड़ा सा टच करता है किसको? यहां पर। तो घग्गर, कांतली और ये हो जाएगा कौन सा? नागौर उच्च भूमि। ये क्या है? नागौर उच्च भूमि। उसके बाद में तो आपको पता ही है यहां का जो एरिया है, जोधपुर, पाली, जालोर, थोड़ा बहुत ब्यावर, ये पूरा पूरा क्षेत्र आपके कौन सी नदी का आ जाता है? लूणी बेसिन। इसीलिए इस भाग को क्या कहा गया है? याद रखिएगा, बांगर प्रदेश, यानी कि अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश। ये बातें हमें पढ़नी है। ठीक है, मेनली ये बातें हमें पढ़नी है। ये बातें हमने पढ़ ली है, अभी पढ़िए ना। कौन कौन सी? बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। तो ये बातें हम अब हमें पढ़नी है। ठीक है, तो आपने क्या हेडिंग लगाया? अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश, या फिर ओब्लिक करके क्या लिखा आपने? बांगर प्रदेश। और इसके अंदर पढ़ने के लिए हमारे पास में कितनी बातें हैं?
4 बातें हैं। कौन कौन सी 4 बातें हैं, हेडिंग लगा लिए। 4 बातें कौन कौन सी है, तो लिखो नंबर फर्स्ट घग्गर, लिखो घग्गर बेसिन। नंबर 2 कांतली नहीं लिखना है, मैं यहां लिखा देता हूं आपको, देखो नंबर फर्स्ट तो आप लिखिए घग्गर बेसिन, ठीक है। दूसरा लिखिएगा शेखावटी बेसिन, तीसरा लिखिएगा नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। नंबर 4 लूणी बेसिन, इसी लूणी बेसिन का दूसरा नाम है गोडवाड़ प्रदेश। क्यों है, तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। गोडवाड़ प्रदेश, उतारी गोडवाड़ प्रदेश। बेसिन क्या होता है, बेसिन होता है कि जब नदियां चलती है तो अपने साथ में जो मिट्टी लेकर चलती है ना, और वो जहां जमा होती है, हाँ याद रखिएगा। तो यहां पर यह भी नोट करके लिखिएगा कि खादर और बांगर क्या होता है, नवीन जलोढ़क। नवीन जलोढ़क है खादर और पुराना जलोढ़क क्या कहलाता है, बांगर। ये 4 भाग हमें पढ़ने हैं यहां पर। तो इसमें से सबसे पहले जिस भाग को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है घग्गर बेसिन। ये हेडिंग डाली आपने, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या फिर बांगर प्रदेश। फिर ये 4 बातें लिख ली। क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट वन लाइनर, निम्न में से वह भाग जो बांगर प्रदेश का नहीं है, और ऑप्शन आएगा शेखावटी, नागौर उच्च भूमि, गोडवाड़ प्रदेश और माही बेसिन। तो माही बेसिन इसका भाग नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, याद रखना, ठीक है। अब देखिए ये चारों लोकेशन मैप के अंदर ये रही आपके, वापस देखो ये रही घग्गर, ये कांतरी यानी कि कौन सा क्षेत्र है, शेखावटी। यहां पर कौन सा हो जाएगा, नागौर, और ये कौन सा हो जाएगा, लूणी बेसिन। ये 4 भाग हमें पढ़ने हैं। जैसे ये चारों भाग पढ़ लेंगे, इधर वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट। फिर यहां पर हम पढ़ेंगे क्या, अरावली, ठीक है। हाँ बोलो, चलो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, पहला भाग कौन सा, क्या हुआ, देखिए ये है राजस्थान का मैप, दिख ही रहा है आपको। तो इसको मैप को देखिए आप, लिखना आप बाद में। देखो इधर ये राजस्थान का मैप है, ये दिशा कौन सी है, उत्तर, उत्तर राजस्थान, ठीक है। ये ऊपर वाला भाग क्या है, उत्तर राजस्थान। हम जो अभी भाग पढ़ेंगे वो है आपके ये, यहां तक। इस भाग में टोटल कितने जिले हैं, एक है इधर हनुमानगढ़, एक यहां पर हो जाएगा श्री गंगानगर, ठीक है, ये इधर ऐसे है। और इधर कौन सा हो जाएगा, अनूपगढ़। यानी कि इधर अनूपगढ़ है, इधर हनुमानगढ़ है, बीच में कौन सा है, गंगानगर। ये जो उत्तरी राजस्थान का एरिया है, गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़, यहां पर एक नदी बहती है, यहां पर एक नदी बहती है जो इधर से आती है। किधर से आती है इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। और वो इस प्रकार से यहां पाकिस्तान चलती है। इस जो नदी का नाम है वो कौन सी है, घग्गर नदी। इसीलिए ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, घग्गर बेसिन। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसको समझिएगा। ठीक लग रहा है, ठीक, ठीक नहीं लग रहा, ठीक ठीक लग रहा है। ये लो इसको और, हाँ जूम कर देते हैं, शाबाश। तो सबसे पहली बात हम पढ़ रहे हैं क्या, घग्गर बेसिन, ठीक है। घग्गर बेसिन का मतलब जहां जहां घग्गर नदी बहती है वहां वहां पर जो मिट्टी लेकर चलती है उसे बोलते हैं पूरी घग्गर बेसिन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि राजस्थान के किस भाग में घग्गर बेसिन अवस्थित है।
तो फिर आपको याद रखना है कि ये जो घग्गर बेसिन है, पहली बात राजस्थान का उत्तरी भाग क्या कहलाता है, याद रखिएगा घग्गर बेसिन। इसी घग्गर बेसिन का प्राचीन नाम यदि आपको पूछे तो आपको याद रखना है कि इसका जो प्राचीन नाम था वो था योध्य प्रदेश। पहले क्या था, हमारे राजस्थान के क्षेत्रों की एक विशेषता रही है कि किसी भी राजस्थान के क्षेत्र का नाम वहां पर रहने वाली उस बाहुबल्य जाति के नाम पर हुआ करता था। आज भी जैसे आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको बोर्ड दिखाई देंगे, तेरा ध्यान किधर है, ये ढाणिया इधर है। अब वहां पर जाटों की ढाणियां हो सकती है, राजपूतों की ढाणियां हो सकती है, मीणाओं के घर हो सकते हैं, ठीक है। तो लिख रखा होता है कि तेरा ध्यान किधर है, आदिवासियों का इलाका इधर है। तो इसका मतलब क्या है, वहां पर उस जाति का बाहुबल्य ज्यादा है। तो है ये परंपरा हमेशा से चली आई है कि यहां घग्गर नदी जो है ना, इस घग्गर नदी के आसपास में रहने वाली जो जाति थी उस जाति का नाम क्या था, योध्य प्रदेश, योध्य जाति। इसीलिए ये पूरा एरिया ही क्या कहलाता था, योध्य प्रदेश। आगे चलकर जब नदी यहां, तो नदी के नाम से ही ये क्षेत्र क्या कहला लिया, घग्गर बेसिन। तो आपको पूछा जाए योध्य प्रदेश उत्तरी राजस्थान, घग्गर बेसिन वही, घग्गर बेसिन का प्राचीन नाम, योध्य प्रदेश का वर्तमान नाम। अगली बात है आपके सामने वो है कि कहां है ये। तो याद रखिएगा पहले तो थे केवल कितने, 2 जिले, गंगानगर और कौन सा, हनुमानगढ़। अब एक और आ गया, कौन सा, अनूपगढ़। तो अब हम लिख लेंगे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और कौन सा हो गया, अनूपगढ़। ये 3 जिलों का जो क्षेत्र है वो कहलाता है आपके क्या, घग्गर बेसिन या फिर क्या, योध्य प्रदेश। एक बात समझिए, ये है आपके सामने कौन सा, श्री गंगानगर। ये जो श्री गंगानगर है ये बसाया था गंगा सिंह ने, गंगा सिंह द्वारा बसाया गया, ठीक है। इसी गंगानगर से याद रखिएगा 1994 में अलग करके 31वां जिला बनाया गया, किसे, हनुमानगढ़ को। कौन सा जिला बनाया, हनुमानगढ़। कौन सा, 31वां। कब बना, 1994। लेकिन ये जो हनुमानगढ़ है ये तो याद रखिएगा महाराजा सूरत सिंह ने बसाया था मंगलवार के दिन। महाराजा सूरत सिंह ने 1805 ईस्वी में बसाया और इसी श्री गंगानगर से 7 अगस्त 2023 को अनूपगढ़ अलग करके नया जिला बनाया। तो गंगानगर से एक बार तो अलग करके कौन सा जिला बना है, एक कौन सा बना है, और ये अनूपगढ़ बसाया है किसने, तो याद रखिएगा महाराजा अनूप सिंह ने। अब आप देखेंगे चाहे महाराजा अनूप सिंह हो, चाहे महाराजा गंगा सिंह हो और चाहे महाराजा सूरत सिंह हो, ये तीनों ही बीकानेर के राजा हैं।
और जबकि देखो क्या क्या बसाया है। तो इन्होंने ये बसाए हैं, और तीनों ही राजा कहां के हैं? बीकानेर के। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो हनुमानगढ़ है इसे कहा जाता है आपके क्या? याद रखिएगा, खेल सामग्री वाला जिला। खेल सामग्री वाला जिला। इसी गंगानगर को क्या कहा जाता है? आंधियों वाला जिला, या इसे ही क्या बोला जाता है? राजस्थान का अन्न भंडार, या बोले तो अन्नागार। ठीक है, तो ये जो तीन है, ये तीन है। अब इस घग्गर बेसिन में पढ़ने के लिए हमारे पास में क्या है? यहां पर बात केवल घग्गर की चल रही है, तो घग्गर की क्या बात है वो हमें पढ़नी है। देखो, घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है ना, घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र इन तीनों जिलों में क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, नाली। पूछा जाए नाली क्या है, तो नाली दो बातें हैं। एक तो भेड़ की नस्ल है जिसका नाम क्या है? नाली, और वो यहीं पाई जाती है भेड़ की नस्ल नाली, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। एक जियोग्राफी की शब्दावली में पूछा जाए नाली क्या है, तो याद रखना, राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ जिले में घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? नाली। ठीक है, 1 4 नाली, 2 4 पाट। देखो, यहां हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी द्वारा निर्मित जो मैदान बनता है ना, उस मैदान को कहा जाता है पाट। और आज राजस्थान में यह पाट प्रसिद्ध है बासमती चावल के लिए। आप ये समझे कि घग्गर नदी का राजस्थान में बहाव क्षेत्र है नाली। पाट क्या है? तो घग्गर नदी द्वारा हनुमानगढ़ जिले में निर्मित मैदान क्या कहलाता है? पाट। और ये पाट किस लिए प्रसिद्ध है? बासमती चावल के लिए। ये लो आपका फेवरेट बासमती चावल, पीजी में चावल, वो नो बासमती चावल। समझे? तो ये दो बातें। सर अनूपगढ़ जिला किससे अलग हुआ है? अभी तो बताया, ये रहा, गंगानगर से अलग हुआ है अनूपगढ़। अनूपगढ़ किससे अलग हुआ है? गंगानगर से। यदि आप मुझसे ऐसा पूछेंगे ना कि सर अनूपगढ़ जिला किन किन जिलों से गठित हुआ है, तो फिर वो गंगानगर और बीकानेर होगा। वो अलग है जी। पूछना क्या चाह रहा है? सर कृषि यंत्र किस, अब वो यांत्रिक कृषि आपको बताएंगे ना, सूरतगढ़। राज्य का पहला यांत्रिक कृषि फोरम कहां है? सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहां है? गंगानगर में। वो तो आगे की बात है। तो आप तो यहां समझे नाली में और पाठ, दो बातें हो गई। अब देखो, अब यहां एक समस्या है। ये जो उत्तरी राजस्थान है ना, यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या है। और समस्या तो सबकी ही है, लेकिन यहां की समस्या याद रखनी है, क्योंकि यहां पर जो समस्या है वो सेम समस्या है। कैसे? देखो,
यहां हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़, यहां पर ये नदी बहती है घग्गर। आपको पता हो राजस्थान की पहली नहर जो लाई गई थी वो थी आपके गंग नहर, और वो भी कहां लाई गई थी? केवल श्री गंगानगर के लिए, जिसका नाम क्या है? गंग नहर। तो ये ऊपर वाला जो एरिया है, अच्छा यहां पर नदी भी है, यहां पर गंगनेर भी है, और यही हनुमानगढ़ के अंदर एक और परियोजना का पानी भी आता है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना, उसका भी पानी आता है। मतलब यहां पर तो कोरा पानी पानी हो गया। ये देखो पानी पानी। अब ज्यादा पानी होने से क्या हुआ कि दलदली भूमि हो गई। दलदली भूमि होने से क्या हुआ कि जो भूमि के अंदर लवणीयता थी वो भूमि के ऊपर आ गई, और भूमि के ऊपर लवणीयता आने का मतलब है यहां पर पर्यावरण प्रदूषण होने लग गया। और दलदली भूमि का उपचार किया गया किससे? यूकेलिप्टस, सफेदे लगाए गए। तो उन सफेदों के माध्यम से वो दलदली भूमि तो समाप्त हो गई, लेकिन उनकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण हुआ। तो समस्या तो सेम की सेम ही रही नहीं, इसीलिए उस समस्या का नाम ही क्या है? सेम समस्या। और सेम समस्या कैसे होगी? तो अधिक जलमग्नता से, जहां पर ज्यादा पानी होगा। एक एग्जांपल आपको बताते हैं, देखो ये आपका खेत है, ठीक है। बारिशों के दिनों में क्या होता है कि खेत का एक कोना ऐसा होता है जहां पर ज्यादा पानी का जमा हो जाता है, होता है। और फिर आप जो कृषि करते हैं किसी भी फसल की, वो फसल इस पूरे खेत में होती है केवल इस कोने को छोड़कर। यहां पर कुछ नहीं होता है। यहां पर कुछ क्यों नहीं होता है? क्योंकि दलदली भूमि थी, भूमि के अंदर जो लवणीयता थी वो भूमि के ऊपर आ गई। इसका उपचार एक ही है आज, और वो है जिप्सम। जिप्सम मारवाड़ी में बोले तो खड्डी, खेतम खड्डी ना क्या करें, खड्डी जिप्सम डालते हैं, इसका उपचार वही है। तो आपको पूछा जाता है कि सेम समस्या राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है? उत्तरी में, ठीक है। सेम समस्या क्या है? सर्वाधिक जलमग्नता। सेम समस्या का उपचार क्या है? जिप्सम। और अभी हाल ही के अंदर सेम समस्या से चर्चित गांव कौन सा रहा? तो वो है बाडूपल, जो कि कहां पर है? बडोपल, जिसे बोलते हैं हनुमानगढ़ में। बस ये बात है, और कुछ है ही नहीं। क्या लिखा दिया? केला देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बताओ, गोपाल सिंह या विजयपाल? अरे बताओ, पूछ रहे। हाँ, पहले आप ये लिखो, ये तीन बातें लिखिए आप, ये तीन बातें लिखो, हेडिंग डालिए गग्गर बेसिन, और ये तीन बातें लिखिए। केवल इतनी तीन बातें लिखनी, ये ऊपर वाली ना ना, ये नहीं बनाना है। ये तीन बातें लिखी, लिख ली? अब लिखो,
आगे नाली। नाली क्या है? याद रखिएगा, घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र। लेकिन आपको पूछे नाली में कौन कौन से जिले आएंगे, तो अब मेरे हिसाब से बताने की आवश्यकता नहीं है। जब घग्गर बेसिन में कौन कौन से जिले आ रहे हैं, तो इसमें भी कौन से आएंगे? ये तीनों ही आएंगे, ठीक है। और नाली हम आगे लिखेंगे जब पशुधन पढ़ेंगे कि नाली भेड़ की एक क्या है? नस्ल भी है। लिख लिया? फिर लिखिएगा पाट। पाट क्या होता है? याद रखिएगा, घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान। घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? याद रखिएगा, पाट। और ये पाट कहां पर है? तो याद रखिएगा, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में, ठीक है। और फिर एक वही समस्या जिसका नाम है शेम। इंग्लिश में बोलते हैं BEAN, बीन। शेम समस्या क्या है? सेम समस्या तो आपको याद रखना है, अधिक जल मग्नता से दलदली भूमि के निर्माण से कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है? शेम समस्या। क्योंकि दलदली भूमि होगी, कादो। तो उससे क्या होगा कि भूमि के अंदर जो लवणीयता है ना, वो भूमि के ऊपर आ जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये लिखिएगा, ये जो सेम समस्या है, ये सेम समस्या, ठीक है, इसका उपचार तो याद रखिएगा जिप्सम। जिप्सम भी है और इसका इलाज किया गया यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस ये होते हैं सफेदा। सफेदे होते हैं ना, बहुत लंबे लंबे, वो। इसका उपचार, अच्छा, इसका चर्चित सेम समस्या से चर्चित गांव कौन सा है? याद रखिएगा, वो है बंडोपल, हनुमानगढ़, या कहीं पर बांडुपोल भी मिल जाता है, ठीक है। हनुमानगढ़ ये उतारिए आप। केला देवी के मंदिर का निर्माण सुबह से, इससे पहले भी मैंने सहित आपको बताया है, गोपाल सिंह है। हाँ, कहीं पर यदि विजयपाल लिखा दिया हो तो विजयपाल को कट कर देना, गोपाल सिंह है, ठीक है। लिख लो। मंदिर, वैसे चिंता मत करिए, यदि हो भी गया है तो मैं आपको वापस लिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये लिख लिया सारा कुछ। तो ये हो गया है आपके कौन सा? घग्गर बेसिन, ठीक है। क्लियर? पता चल गया क्या है घग्गर बेसिन और किसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ठीक है। हाँ, ये जो पाट क्षेत्र है ना, ये बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। जब चावल लिखाऊंगा आपको तो पाट लिखा दूंगा,
या यहां पाठ लिखाया है तो चावल लिखा दूं, क्योंकि फिर चावल लिखाऊंगा तो पूछूंगा ये पाठ। चलो, हाँ वो सभी के खेतों में थोड़ा थोड़ा भाग है, वो सेम समस्या, तभी तो कहते हैं ये समस्या सेम है, हम सबके है। इसका नाम ही क्या है? तो वो आप थोड़ा करेक्शन कर लेना, आप लिख लेना ये, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, लिखा दूंगा आगे, जब पर्वत पहाड़ियां अभी पढ़ेंगे ना, तो उस समय आपको लिखा दूंगा मैं, ठीक है। चलो ये आगे चलो। अब आपको ये लिखना है, ये लिखो, ये उतारो फटाफट। क्या हुआ? इस गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है? याद रखिएगा, रामनगर। रामनगर, रामू जाट की ढाणी, लिख लो। रामू जाट की ढाणी। चलिए, ये लिखिए। लिख लिया? हाँ भाई, सर आज
क्या हुआ? कमेंट नीचे लेना आप थोड़ा सा। कमेंट नीचे लेना थोड़ा सा, क्या पूछ रहे हैं? कमेंट नीचे लेना। हाँ, अशोक कुमार पार्ट ए की जिले के अंदर है। क्या पूछे? महान, हाँ, महान सीमा ब्रस और लघु मरुस्थल, हाँ, दोनों ही बता देंगे। ठीक है, चलिए, ये लिख लिया, लिख लिया ना सब। अब इसके बाद में एक, ये लो, किसने पूछा है? देखो, एक नोट करके लिखो, यहां लघु मरुस्थल, ये मरुस्थल तो हम पढ़ ही रहे हैं। ये कौन सा है? लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल क्या है, इसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक है? तो देखिएगा, बीकानेर से, बीकानेर से लेकर कच्छ रण का महान मरुस्थल क्या कहलाता है? लघु मरुस्थल। क्या कहलाता है? लघु मरुस्थल। ठीक है, ये तो हो गया आपके कौन सा? लघु मरुस्थल। एक जैसा कि एक बाउंड्री है, वो है महान सीमा ब्रंश। ठीक है, द ग्रेट बाउंड्री फोर्स, लेकिन वो यहां नहीं है। वो हम पढ़ेंगे अरावली के अंदर, जब विंध्याचल का भाग मिलेगा ना, उस भाग को क्या कहा जाता है? महान सीमा ब्रंश। ये लिखिए, रोहित वर्मा। आंधियां, आगे जलवायु में पढ़ाऊंगा कि सर्वाधिक 27 दिन गंगानगर में चलती है और न्यूनतम 3 दिन झालावाड़ में चलती है। ठीक है, याद रखना रोहित वर्मा, जब जलवायु पढ़ाऊंगा तो आपसे पूछूंगा वापस कि सर्वाधिक आंधियां 27 दिन गंगानगर में और 3 दिन झालावाड़ में न्यूनतम चलती है। ठीक है, गग्गर बेसिन की एक एक बात क्लियर है आपके? देखो, इसमें कुछ ऐसी भी बातें होती है। अब जैसे अब आप यहां पूछने लग जाएंगे मुझे कि सर गंगा सिंह के बारे में बताइए, तो गंगा सिंह के बारे में जब पढ़ूंगा तब बताऊंगा। यहां पर मुझे केवल इतना बताना था कि आप जो ये 3 जिले पढ़ रहे हैं, गंगानगर से ही अलग हनुमानगढ़ हुआ है और इससे ही अलग क्या हुआ है? अनूपगढ़। ये इतने पढ़ाना था। ठीक है, और ये आपको उपनाम इसीलिए लिखा है क्योंकि ये भी एक आपके सिलेबस का भाग होता है कि राजस्थान के जिलों के उपनाम तो अलग से तो लिखाने से रे, यहां पर साथ में लिखा देते हैं। ठीक है, चलो आगे। अब हम दूसरा बेसिन कौन सा है बताइए? वो है शेखावटी बेसिन। कौन सा है? अब देखिए, इस शेखावटी बेसिन को समझिए। ये जो शेखावटी बेसिन है, इस शेखावटी बेसिन में क्या क्या बातें हैं खास, जो कि आपके एग्जाम के लिए है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट? देखिए, शेखावटी बेसिन, सबसे पहली बात, शेखावटी के अंदर कौन सी, हाँ, ये मिट्टियों के समय आपको पढ़ाऊंगा ना। ठीक है, कौन सी मिट्टी है, वैसे पढ़ाया तो था आपको मैंने। ठीक है,
कि इस पूरे मरुस्थल में कौन सी मिट्टी है, रेतीली। लेकिन गंगानगर, बीकानेर, इनमें अलग अलग जो मिट्टियां हैं वो कृषि विभाग के अनुसार है। ठीक है, पढ़ाएंगे आपको, चिंता मत करिए। शेखावटी बेसिन, देखिए शेखावटी बेसिन के अंदर कौन सी नदी है, याद रखिएगा कांतली नदी। कौन सी नदी है, अब ये नदियों के बारे में तो नदियों में पढ़ूंगा, यहां पर यह है कि शेखावटी बेसिन कौन सी नदी से निर्मित है, कांतली। इस कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, याद रखिएगा तोरावटी। क्या कहलाता है, आपको पूछ लेता है तोरावटी कौन से बेसिन का भाग है, शेखावटी बेसिन का। इस शेखावटी क्षेत्र में वर्तमान में जिले कौन कौन से आते हैं, तो आपको याद रखना है सीकर, चूरू, झुंझुनू, और सीकर से ही एक अलग हुआ है कौन सा, नीम का थाना। ये वर्तमान के अंदर इसमें क्या आते हैं, शेखावटी क्षेत्र में 4 जिले। सीकर, सीकर जो कि राजस्थान का हाईटेक सिटी है, राजस्थान की क्या कहलाती है, हाईटेक सिटी। चूरू जो है वो सबसे ठंडा वे सबसे गर्म जिला है, याद रखिएगा। 3 नंबर कौन सा है, झुंझुनू। नंबर 4 कौन सा है, नीम का थाना। इसी शेखावटी के अंदर प्रमुख रूप से जो है वो है आपके जोहड़। क्या है, जोहड़। ये जोहड़ क्या होते हैं, तो आपको याद रखना होता है कि शेखावटी क्षेत्र में कच्चे कुएं क्या कहलाते हैं, जोहड़। कुएं, कुएं का मतलब क्या हो गया, जल स्रोत का कार्य है। तो शेखावटी क्षेत्र में जल स्रोत के कच्चे कुएं क्या कहलाते हैं, जोहड़। जोहड़ के लिए सर्वाधिक कार्य जिस व्यक्ति ने किया था उसे कहा जाता है जोहड़ वाले बाबा। और जो जोहड़ वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है वो व्यक्ति है कौन, याद रखिएगा राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जिसका संबंध जिस जिले से है वो है अलवर। याद रखिएगा राजेंद्र सिंह अलवर को रमन मैगजेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारे राजस्थान के 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रमन मैगजेज पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित। कौन कौन से, एक तो याद रखिएगा राजेंद्र सिंह अलवर, एक याद रखिएगा अरुणा राय तिलोनिया जिसने सूचने के अधिकार की मांग की थी, और तीसरे हैं पिक्के शेट्टी जिन्होंने कृत्रिम पैर बनाए थे। 3 लोग हैं हमारे राजस्थान के जिनको कौन सा अवार्ड दिया जा चुका है, रमन मैगजेज पुरस्कार। राजेंद्र सिंह अलवर, अरुणा राय तिलोनिया और पिक्के शेट्टी, इसको याद रखना। तो आपको पूछा जाए जोहड़ क्या है, क्या है जोड़, शेखावटी के अंदर कच्चे कुएं क्या कहलाते हैं, जोहड़। अब कुएं किस लिए उपयोगी होते हैं, जल स्रोत। तो ऐसा भी आ सकता है शेखावटी में जोहड़ क्या है, एक प्रकार का जल स्रोत जिसे क्या बोलते हैं, कच्चे कुएं। और ये जोहड़ सर्वाधिक बनाने का कार्य किसने किया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, और इनका संबंध किस जिले से है, ठीक है। इसी शेखावटी के अंदर एक शब्द आता है नाडा। नाडा क्या होता है, याद रखिएगा ये होते हैं शेखावटी के पक्के कुएं। ये कच्चे हैं, ये पक्के हैं। याद रखना नाड़ा पक्का होता है हमेशा, वरना मामला गड़बड़ है। तो नाडा तो क्या हो गया, और जोड़ क्या हो गया, कच्चा, ठीक है। हाँ, एक है शेखावटी में सर क्या होते हैं, सर। याद रखिएगा छोटे तालाब, छोटे तालाब या सरोवर क्या कहलाते हैं,
शेखावटी के अंदर याद रखिएगा सर। ठीक है, बस यहां आपको लिखा देता हूं शेखावटी के पंचपाणे। शेखावटी के क्या? पंचपाणे। पंचपाणे का मतलब क्या है? पंचपाणे का मतलब है शेखावटी की 5 जागीरों के नाम, जो पंचपाणों के नाम से जानी जाती है। कौन कौन सी है? मलशीसर, मंडावा, डुंडलोद, नवलगढ़, और कौन सा है? बिसौ। ये 5 क्या है? जागीरें, जिसे शेखावटी में क्या कहा जाता है? पंचपाणे, याद रखिएगा। ठीक है। हाँ, विष्णु, विष्णु का कमेंट बताओ क्या है? अभी देखते हैं। विष्णु बताइए भाई। और पढ़िए क्या है? एमसीक्यू, अच्छा बुक का पूछ रहे हैं। एमसीक्यू के लिए एक ही बुक प्रसिद्ध है, वो है पीआरपी। पीआरपी पब्लिकेशन, राजस्थान जीके एमसीक्यू बाई गलती से, तो ये है पीआरपी की राजस्थान जीके की एमसीक्यू बुक आती है, याद रखिएगा। ठीक है, दुकान वाले से आप जाकर बोलेंगे ना पीआरपी पब्लिकेशन की बुक चाहिए एमसीक्यू, वो भी 3.0 अशोक सर, तो भी दे देगा वो। ठीक है, लिखिए आप इनको।
हाँ, जो है वो ठीक है। शेखावटी के पंचपाणे, पंचपाणे का मतलब है 5 जागीरें। हाँ, आगे चले हम। चलो, अब हम पढ़ते हैं नागौर उच्च भूमि। ठीक है, ये था, ये शेखावटी में कुछ है ही नहीं, शेखावटी में यही तो है। बाकी शेखावटी में किसान आंदोलन वो आगे पढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट, अगला लिखिएगा नागौर। नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि का मतलब क्या है? उच्च भूमि का मतलब है अपशिष्ट पहाड़ियां। पहाड़ी है नहीं है, पहाड़ी है नहीं है, यानी कि अपशिष्ट पहाड़ियां, टूटी फूटी पहाड़ियां क्या कहलाती है? उच्च भूमि। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये क्या है? देखिए, नागौर उच्च भूमि, सबसे पहले तो ये क्या होती है उच्च भूमि? तो आपको याद रखना है अपशिष्ट पहाड़ियां। कोष्टक में और लिख देता हूं भाई, टूटी, अरे वाह, टूटी फूटी पहाड़ियां क्या कहलाती है? अपशिष्ट पहाड़ियां। नागौर उच्च भूमि के क्षेत्र की हम बात करते हैं तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है नागौर, थोड़ा थोड़ा याद रखना है डीडवाना कुचामन, थोड़ा थोड़ा याद रखना है पुष्कर का क्षेत्र आता है। पुष्कर कहां है? अजमेर। ये थोड़ा सा भाग इसमें हम पढ़ेंगे, और थोड़ा सा भाग हम इसमें किसका पढ़ेंगे? बीकानेर का। ठीक है, ये भाग इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा? तो अभी इसमें पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले नागौर उच्च भूमि यानी कि अपशिष्ट पहाड़ियां, यहां पर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात है आपके याद रखना, एक तो है मकराना श्रेणी। कौन सी श्रेणी आती है? मकराना श्रेणी। मकराना श्रेणी वर्तमान के अंदर जिस जिले का भाग है वो है डीडवाना। डीडवाना कुचामन का भाग है। पहले ये किसका भाग था? नागौर का। ठीक है, मकराना श्रेणी किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है ये श्रेणी प्रसिद्ध है सफेद संगमरमर के लिए। सफेद संगमरमर के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन सी? मकराना श्रेणी। एक है आपके याद रखिएगा मांगलोद श्रेणी। ये मांगलोद जो श्रेणी है ये नागौर में ही है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा
जिप्सम के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है और ये जिप्सम के लिए। हाँ सर, नागौर है या नागौरी है? ठीक है, ये दो बात। अब देखिए यहां पर तीसरी विशेष बात, तीसरी विशेष बात है वो है कुब्बड़ पट्टी। इससे परेशान है भाई। कुब्बड़ पट्टी या इसे कहा जाता है बांका पट्टी। कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी क्या है? तो याद रखिएगा, कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी क्या है? तो याद रखिएगा, फ्लोराइड का जमाव। फ्लोराइड का जमाव क्या कहलाता है? कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी। क्योंकि पानी में जब फ्लोराइड का जमाव होता है तो दांत पीले हो जाते हैं और शरीर की हड्डियां हैं वो टेढ़ी हो जाती है, मतलब आदमी बांका हो जाता है, यहां पीछे कूब निकल जाती है ना? उसी से ग्रस्त हैं हम लोग। और ये कुब्बड़ पट्टी का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है? तो याद रखिएगा, इसका विस्तार है जायल। जायल क्षेत्र है नागौर। जायल नागौर से याद रखिएगा पुष्कर अजमेर के मध्य फ्लोराइड का जमाव क्या कहलाता है? कुब्बड़ पट्टी। और इसी कुब्बड़ पट्टी की वजह से एक रोग भी हो गया, कौन सा? फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस रोग। कौन सी पट्टी? कुब्बड़ पट्टी। क्या है कुब्बड़ पट्टी? फ्लोराइड का जमाव। एक और पट्टी है, वो है आपके हार्डपन। देखिए हार्डपन क्या होता है? हार्डपन, ये हार्डपन है आपके नागौर वे बीकानेर के मध्य। नागौर वे बीकानेर के मध्य जिप्सम का जमाव। जिप्सम का जमाव क्या कहलाता है? याद रखिएगा हार्डपन। तो एक हार्डपन, एक कुब्बड़ पट्टी, एक मकराना श्रेणी, एक मांगलोद श्रेणी, और ये बातें उतार लीजिए। अच्छा हाँ, कुछ यहां एक डंडा नहीं किया ना? हाँ, नागौर का प्राचीन नाम ये इसीलिए बाकी था, और वो हो गया कौन सा? आई छत्रपुर। ये जो आई छत्रपुर है ये जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राजधानी। और ये जांगल प्रदेश वर्तमान में बीकानेर है। ये लो, बधाई हो आपके। हाँ, ये लिखिए, याद कीजिए इनको। ठीक है।
लिख लिया। सफेद संगमरमर क्या होता है? मार्बल है ये। घरों के आंगन में बिछाते हैं ना मार्बल, ये वही तो है। बताएंगे आपको, चिंता ही मत करो। खनिज संसाधन जिस समय पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि ये एक ए धात्विक खनिज है संगमरमर। ये सफेद संगमरमर वही है जिससे ताजमहल बना हुआ है। हाँ, यमुना नदी के किनारे। ठीक है, चलिए अब चले। लिख लिया। अब एक भाग और बचा है जो कि अंतिम भाग है, अर्ध सूक्ष्म। सफेद सीमेंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सफेद सीमेंट के लिए हमारे राजस्थान में 3 स्थान प्रसिद्ध है। गोटन नागौर जेके व्हाइट सीमेंट, खारिया खंगार जोधपुर ग्रामीण बिरला व्हाइट सीमेंट, तीसरा मांगरोल चित्तौड़गढ़ जेके व्हाइट सीमेंट। ठीक है। हाँ, आगे चले। चलिए अब देखिए आगे। आगे की बात लिखिएगा। आप लिखिए लूनी बेसिन। लूनी बेसिन, लूनी नदी। लेकिन यहां पर पहले एक जाति निवास किया करती थी जिसका नाम क्या है? गोडवाड़ जाति। इसीलिए इसका नाम क्या था? गोडवाड़ प्रदेश। तो एक ही बात है, लिखिए, हेडिंग डालिए, लूनी बेसिन या फिर गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है, लूनी बेसिन या फिर गोडवाड़ प्रदेश, हेडिंग डालिए। लूनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, इसके अंदर देखिए, यहां पर एक बात है, एक पर्यटन सर्किट बनाया गया है, गोडवाड़ पर्यटन सर्किट। ये क्वेश्चन आया था अभी, शायद लेब असिस्टेंट के पेपर में आया था। गोडवाड़ पर्यटन सर्किट, इसमें 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? बाड़मेर, जालोर, पाली और सिरोही। ये तो किस में आते हैं? गोडवाड़ पर्यटन सर्किट। यदि हम गोडवाड़ प्रदेश की बात करेंगे तो इसमें आएगा बाड़मेर, जालोर, जालोर से अलग हुआ है सांचौर, पाली और सिरोही। अब इसके अंदर पढ़ने के लिए हमारे पास में क्या क्या है, तो देखिए, सबसे पहले तो आप क्षेत्र लिख लीजिए थोड़ा सा। क्षेत्र, क्षेत्र कौन कौन सा है तो लिखिएगा जोधपुर, हाँ हाँ, लिखो लिखो, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, नहीं तो बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सांचौर, और याद रखिएगा थोड़ा सिरोही का भाग आता है, सिरोही का भाग। हाँ जी, फलोदी नहीं आती है। पाली नहीं लिखा क्या? ये लिखो पाली, ये लिख लो। ठीक है, और ये तो पर्यटन सर्किट है। इसमें गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन की हम बात करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहली बात है वो है, कुछ पहाड़ियों की बात करता हूं। सबसे पहले है 56 की पहाड़ियां।
56 की पहाड़ियां। 56 की पहाड़ियों की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, इसके विस्तार की आप बात करेंगे तो यह है बालोतरा वे जालोर। क्यों, क्या होती है 56 की पहाड़ियां? तो देखिए, शिवाणा से लेकर बालोतरा के मध्य 56 गुंबदाकार पहाड़ियां क्या कहलाती है? याद रखिएगा, 56 की पहाड़ियां। ठीक है, और इसी 56 की पहाड़ियों पर एक किला बना हुआ है। कौन सा? शिवाणा किला। और शिवाणा किला कहां पर है? बालोतरा। ये उतारी। 56 का मैदान वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। 56 पर्वत बालोतरा। वो 56 मैदान आपको आगे लिखाएंगे। ठीक है, हाँ, पहले ये शिवाणा बालोतरा बाड़मेर में थे। अब शिवाणा खुद बालोतरा में है, बालोतरा स्वयं एक जिला है। ठीक है, हाँ हाँ, मुस्कान, हो जाएगा कोशिश। ना ना, लूनी नदी का बहाव क्षेत्र ये नहीं, क्योंकि लूनी नदी तो अजमेर से निकलती है ना, अजमेर इसमें आता नहीं है। ये लूनी नदी का क्षेत्र नहीं है, ये लूनी बेसिन का है। वैसे सिरोही में लूनी थोड़ी बहती है, पर ये गोडवाड़ प्रदेश का भाग है। ठीक है, याद रखिएगा, सिरोही का थोड़ा सा भाग आता है गोडवाड़ प्रदेश में, बाकी सिरोही में नहीं बहती है लूनी। लूनी नदी का तो उद्गम अरावली से होता है ना भाई, अरावली नागपाड़, वो तो अजमेर में है। लिख लिया। अब देखो, इसमें गोडवाड़ प्रदेश के अंदर पढ़ने के लिए हमारे पास है, ये हो गया। नेक्स्ट, अगली एक पहाड़ी की हम और बात करेंगे, वो है मसूरिया पहाड़ी। और मसूरिया पहाड़ी कहां पर है? याद रखिएगा, जोधपुर में। यहां पर रामदेव जी वे, रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है? यस, क्या नाम है रामदेव जी के गुरु का नाम? बालीनाथ जी के मंदिर बने हुए हैं। कहां पर? मसूरिया पहाड़ी पर। लिखो, यही मसूरिया पहाड़ी भी लिख लो। 56 की पहाड़ी और मसूरिया की पहाड़ी, यहीं पर एक है आपके। अच्छा, पहाड़ियों की लिख रही है तो लिख दो, चिड़िया टोंक पहाड़ी। ये भी कहां पर है? और यहां पर क्या बना हुआ है? मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ किला उतारो। हाँ, बालीनाथ जी, बिल्कुल सही है।
लिख लिया। इसी के अंदर लिखो आलमजी का धोरा हाँ, जो कि घोड़ों का तीर्थ स्थल है। कहाँ है ये? आलमजी का धोरा जो कि घोड़ों का तीर्थ स्थल धोरी मन्ना कहां पर है? याद रखिएगा, बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। लिखिए। लिख लिया। तो बस काफी है आज के लिए। लुनी बेसिन नहीं पूरी हुई है। अभी इसके अंदर हमारे पास में पढ़ने के लिए जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, सुंदा पर्वत है, राजस्थान का प्रथम रज्जुपथ रोपवे है, इसराना भाकर है, रोजा भाकर है, राजस्थान का पंजाब सांचौर बाकी है, गूडा मलानी बाकी है, मालानी क्षेत्र बाकी है, पिंपलुद की पहाड़ियां जो मारवाड़ का लघु माउंट कहलाता है वो बाकी है। कुल मिला के बहुत बाकी है। जो बहुत बाकी है वो कल पढ़ेंगे, और जो और बाकी है उसको पढ़ते ही रहने।